तेलंगाना रियासत में सिर्फ दो हॉस्टल्स है, पोस्ट मैट्रिक बॉयज हॉस्टल सिर्फ दो ही है, मगर ये दो को भी हुकूमत नहीं संभाल सक रही। किराया अदा नहीं करे तो मकानदार बच्चों को बाहर फेंक दिया सामान के साथ, और उसके बाद में ये बच्चों को कहा जा रहा है कि तुम जंगल में जाके सो जाओ, वो जंगल में जाके लेट जाओ। सांप काटा, बिच्छू काटा, ना करंट है, ना पानी का इंतजाम है, ना वॉशरूम का इंतजाम है, ना ट्रांसपोर्टेशन का इंतजाम है, बस मुसलमानों को जो है छोड़ दिए लावारिस के जैसा। अस्सलाम वालेकुम। आज तेलंगाना के महबूब नगर में तालीम हासिल करने वाले 33 माइनॉरिटी स्टूडेंट एक बहुत ही मुश्किल और तकलीफ दे सूरत हाल का सामना कर रहे हैं। ये वो स्टूडेंट है जो अपने घरों और अपने इलाकों से दूर सिर्फ इसी उम्मीद के साथ आए थे कि ये पढ़ लिख कर अपना मुस्तकबिल बेहतर बना सके, लेकिन अफसोस की बात यह है कि आज इनके पास ना ठीक से रहने की जगह है और ना ही खाने का इंतजाम। 17 महीने तक हॉस्टल का किराया अदा न होने की वजह से इन स्टूडेंट को इनके रेंटेड हॉस्टल से बाहर निकाल दिया गया। सोचिए, सिर्फ 20,000 रुपये महीना किराया की रकम अदा न होने की वजह से 33 स्टूडेंट की जिंदगियां मुश्किल में डाल दी गई। ये सिर्फ पैसे का मसला नहीं है, ये उन बच्चों का सपना का मसला है जो तालीम के जरिए अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। इन स्टूडेंट्स में बहुत से बच्चे तेलंगाना के मुख्तलिफ डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। इनके वालिदैन ने अपनी हैसियत के मुताबिक इनको पढ़ाने के लिए भेजा, इस उम्मीद के साथ कि हुकूमत इनकी मदद करेगी और इनका मुस्तकबिल महफूज होगा। लेकिन आज वही स्टूडेंट सड़कों पर ला खड़े कर दिए गए हैं। किसी के पास रहने की जगह नहीं, किसी के पास खाने के पैसे नहीं, और किसी को ये समझ नहीं आ रहा है कि कल का दिन कैसे गुजरेगा। हुकूमत की तरफ से 2100 रुपये महीना फूड और अकोमोडेशन सपोर्ट देने का वादा किया गया था, लेकिन वो वादा भी पूरा नहीं हुआ। जब वादा सिर्फ कागजों तक रह जाता है तब असर सीधा गरीब और मजदूर स्टूडेंट की जिंदगी पर पड़ता है। तालीम हासिल करना हर स्टूडेंट का हक है, लेकिन जब बेसिक ज़रूरतें ही पूरी ना हो सके तो कोई स्टूडेंट अपनी पढ़ाई पर कैसे तवज्जो दे सकता है। ये सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर नहीं, ये जिम्मेदारी का सवाल है, ये इंसानियत का सवाल है, ये उन स्टूडेंट का मुस्तकबिल का सवाल है जो हुकूमती सपोर्ट पर भरोसा करके अपनी पढ़ाई जारी रखे हुए थे। आज इनके साथ जो हो रहा है वो सिर्फ इनका दर्द नहीं बल्कि पूरे सोसाइटी के लिए एक फिक्र की बात है। एक तरफ बड़े बड़े वादे किए जाते हैं माइनॉरिटी वेलफेयर के नाम पर, एजुकेशन सपोर्ट के नाम पर, स्टूडेंट एम्पावरमेंट के नाम पर, लेकिन दूसरी तरफ हकीकत यह है कि स्टूडेंट को अपनी बुनियादी ज़रूरतें हासिल करने के लिए भी संघर्ष करना पड़ रहा है। अगर एक स्टूडेंट के पास रहने के लिए छत और खाने के लिए रोटी ना हो तो फिर तालीम का सफ़र कितना मुश्किल हो जाता है, यह सिर्फ वही समझ सकता है जो इस तकलीफ से गुजर रहा हो। आज ज़रूरत इस बात की है कि हुकूमत फ़ौरन इस मसले पर एक्शन ले, पेंडिंग ड्यूज़ क्लियर की जाए, हॉस्टल इश्यूज़ को तुरंत सॉल्व किया जाए और स्टूडेंट को वो सपोर्ट दिया जाए जो इनका हक है। किसी भी स्टूडेंट को ऑफिशियल नेग्लिजेंस की वजह से तकलीफ नहीं उठानी चाहिए। तालीम हासिल करने वाले बच्चों को सपोर्ट मिलना चाहिए, इनकी हिम्मत बढ़ाई जानी चाहिए, ना कि इनको मायूसी और परेशानियों में ढकेल दिया जाए। यह आवाज़ सिर्फ 33 स्टूडेंट की नहीं, यह आवाज़ उन तमाम स्टूडेंट की है जो अपने सपनों के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, और जब इनको इंसाफ नहीं मिलता तब तक ये सवाल उठाते रहेंगे कि आखिर तालीम और स्टूडेंट वेलफेयर के वादे ग्राउंड रियलिटी में कब नजर आएंगे। आपको बता दूं कि तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी बड़े बड़े ऐलान तो कर देते हैं। मूसी रिवर प्रोजेक्ट के बारे में भी बात हुई थी जब ये कांग्रेस से जीत कर चीफ मिनिस्टर बने थे, लेकिन अभी तक वो प्रोजेक्ट का आधा काम भी नहीं हुआ। उस्मानिया हॉस्पिटल की बात हुई थी, वो भी नया बनने का तो दूर दूर तक अब कोई भी न्यूज़ भी नहीं आ रही समझो। यहाँ तक कि रिसेंटली गरीबों को घर बना के देते बोले, उसका भी काम शुरू नहीं हुआ। तो खैर, इन बच्चों की मदद के लिए BRS के सीनियर लीडर और HYC के फाउंडर सलमान खान पहुंचे थे। सलमान खान का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। ये रिजक, सिर्फ रिजक भी नहीं मिल रही, 2100 रुपये महीनों को देते बोले, कहाँ है वो 2100 रुपये। फिर मिनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन से कोई आ रहा नहीं, कहाँ है मिनॉरिटी लीडर्स। कोई तो आना ना कांग्रेस की जानिब से, कोई तो आना ना गवर्नमेंट की जानिब से। तो यहाँ पर तेलंगाना के अंदर सबसे बड़ी अफसोस की बात यह है कि कांग्रेस पार्टी जो ऐलान करती है उससे सबका दिल खुश हो जाता। मेरा भी दिल खुश हो जाता भाई कि ये बना देने वाले हैं, सिंगापुर जापान को पीछे छोड़ने वाले हैं, लंदन भी पीछे हो जाएगा। फिर मैं जब गाड़ी लेके घर से थोड़ा बाहर निकलता हूँ तो रोडा देखे बाद मालूम होता है कि ये तो रोडा KCR डाले सोच है। रोडों के ऊपर जो गड़े हो गए वो पॉट होल्स तक फिल नहीं कर सक रहे डांबर के रोडों के। अब रिक्वेस्ट करना पड़ रहा है कि भाई कुछ भी नहीं बनाया तो नहीं बनाए, कम से कम जो रोडा हम लोग डेली इस्तेमाल करते हैं वो रोडों की तो भी मरम्मत सही से कर दो, बोल के मेंटेनेंस करो। इन लोगों का काम नहीं करने की वजह से दूसरों को मौका मिल रहा। आंध्र प्रदेश के लीडर आके यहाँ पे इलेक्शन लड़ते बोल रहे। अब पवन कल्याण बोल रहा है कि इसकी पार्टी जनसेना तेलंगाना में जरूर रहेगी, तेलंगाना के लोगों के लिए आवाज उठाएगी और आने वाले इलेक्शन में हिस्सा भी लेगी। ये मुल्क किसी के शख्स की जागीर नहीं है, तेलंगाना किसी की पर्सनल स्टेट नहीं है कि वो कहे कि यहाँ कौन आ सकता है और कौन नहीं। यह हिंदुस्तान है और हिंदुस्तान का हर शहर, हर स्टेट, हर गली हर हिंदुस्तानी की है। पवन कल्याण ने कहा कि अगर ये आंध्र प्रदेश का डिप्टी चीफ मिनिस्टर है, इसका मतलब ये नहीं है कि तेलंगाना इसके लिए पराया हो गया है। तेलंगाना भी इसका है, आंध्रा भी इसका है और पूरा देश इसका है। इसने बहुत दर्द के साथ कहा कि रीजनल हेटेड यानी
इलाकाई नफरत टेररिज्म से भी ज्यादा खतरनाक होती है जब लोगों को जुबान, इलाका और सियासत के नाम पर बांटा जाता है। इसने सीधा सवाल किया, कौन होता है मुझे तेलंगाना आने से रोकने वाला? क्या मुझे एक स्टेट से दूसरे स्टेट जाने के लिए पासपोर्ट चाहिए? ये अल्फाज सिर्फ गुस्से में नहीं बोले गए बल्कि एक हिंदुस्तानी के हक की बात थी। कुछ दिन पहले न्यूज आई थी कि कांग्रेस पार्टी वाले पवन कल्याण को तेलंगाना में आने नहीं दे रहे बोल के, यहाँ तक कि एक पब्लिक मीटिंग की भी इसकी जो परमिशन थी वो कैंसिल कर दी गई थी, जिसके बाद से हंगामा शुरू हुआ। पवन कल्याण ने याद दिलाया कि इंडिया एक मुल्क है, टुकड़े टुकड़े में बांटा हुआ जमीन नहीं। अगर कोई आंध्रा से तेलंगाना जाता है या तेलंगाना से आंध्रा जाता है तो वो अपने ही घर का सफर कर रहा होता है। पवन कल्याण ने यह भी कहा कि इन्होंने कभी तेलंगाना के खिलाफ बात नहीं की। तेलंगाना स्टेट के फॉर्मेशन के तरीके पर इनको एतराज था, लेकिन तेलंगाना बनने पर कभी नफरत नहीं की। इन्होंने कहा कि जब केसीआर की हुकूमत थी तब भी इन्होंने तेलंगाना के लोगों या तेलंगाना की इज्जत के खिलाफ एक लफ्ज नहीं बोला। यह हमेशा अमन और इज्जत की सियासत में यकीन रखते हैं। इन्होंने कहा कि अननेसेसरली कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करना इनकी फितरत नहीं है। पवन कल्याण ने दर्ज के साथ कहा कि पिछले 12 सालों से इन पर हमले हुए, इन्हें गालियां दी गई, इनकी नीयत पर सवाल उठाए गए, लेकिन ये कभी डरे नहीं। इन्होंने कहा कि धमकियां देकर इनको चुप नहीं कराया जा सकता। ये आवाम के मसाइल पर बोलते रहेंगे, हर जस्टिस के खिलाफ खड़े रहेंगे, चाहे आंध्र प्रदेश में हो या तेलंगाना में। अब देख लो भाई, तेलंगाना के अंदर कंपटीशन बहुत बेहतरीन होने वाला है, यानी टक्कर का। अब यहाँ पर AIMIM की भी पार्टी है, कांग्रेस भी अपनी ताकत लगाने वाली है, BRS भी लगाने वाली है, और एक के कविता की पार्टी भी अगर TRS बल के उन्होंने भी ताकत लगा रहे। पवन कल्याण ने ऐलान कर दिया है कि जनसेना पार्टी भी रहने वाली है। अब इससे मसला ये हो जाता है कि इतने बड़े बड़े पार्टियां, सेकुलर पार्टियां, और एक स्टेट के अंदर इलेक्शन लड़ने के टाइम पे वोटां डिवाइड हो जाते। वोटां डिवाइड होने के बाद क्या होता, बीजेपी के जो सपोर्टर रहते ना वन साइड वोटां डालते। अगर वोटां डिवाइड हो सकता है कि पवन कल्याण वोटां डिवाइड करने को चाह रहा है, क्योंकि आंध्र प्रदेश के अंदर जो सरकार है वो अलायंस बीजेपी के साथ है। अब यहाँ पर पवन कल्याण बोल रहा है कि मैं पूरी ताकत के साथ इलेक्शन लड़ता हूँ, तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी के साथ अलायंस तो करना पड़ता है इन लोगों को। बीजेपी अलायंस इनके साथ कर लिए तो हो सकता है कि कविता की TRS भी कर सकती या नहीं कर सकती, लेकिन इनडायरेक्टली पवन कल्याण की वजह से बीजेपी पार्टी काफी स्ट्रांग बन जाती है। इसलिए बीजेपी वाले पहले से कॉन्फिडेंट के साथ बोल रहे कि तेलंगाना में अब की बार बीजेपी की सरकार बनने वाली है। तो इसके अलावा देखिए, आज जो मंजर यहाँ गोरेगांव आरे के दरगाह के बाहर देखने को मिल रहा है वो सिर्फ एक इमारत का गिराया जाना नहीं बल्कि इंसाफ के निज़ाम पर एक बड़ा सवाल है। सुबह से यहाँ अफरा तफरी का माहौल बना हुआ है, लोग परेशान हैं, गमज़दा है, और हर तरफ पुलिस का सख्त पहरा लगा दिया गया है। किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं दी जा रही। जो जगह सालों से इबादत का मरकज़ रही, जहाँ लोग दुआ करते आते हैं, आज इस जगह को मिट्टी में मिला दिया गया है। ट्रस्टीज ने कल ही कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। कानूनी तरीके से पिटीशन फाइल की गई थी। दिनदोशी कोर्ट में आज दोपहर 2 बजे सुनवाई मुकर्रर थी। लोगों को उम्मीद थी कि अदालत में उनकी बात सुनी जाएगी, इन्हें अपना मौक़िफ़ रखने का हक मिलेगा और कानून के दायरे में फैसला होगा। लेकिन उससे पहले ही सुबह 9 बजे अथॉरिटीज यहां पहुंच गई और पूरी ताकत के साथ डिमोलिशन शुरू कर दिया। सवाल ये उठता है कि जब मामला कोर्ट में था, जब हियरिंग फिक्स थी, तो इतनी जल्दी किस बात की थी? आखिर लोगों को अदालत तक पहुंचने का मौका क्यों नहीं दिया गया? यहाँ मौजूद लोग कह रहे हैं कि इनकी आवाज़ को दबा दिया गया। कोर्ट का इंतजार करने के बजाय पुलिस मशीनरीज का इस्तेमाल किया गया। वारिस पठान ने भी यहाँ पहुंचकर इसी बात पर सख्त नाराजगी जाहिर की। इनका कहना था कि इन्हें खुद दरगाह प्रेमाइसेस के अंदर जाने नहीं दिया गया है। इन्होंने सवाल उठाया कि अगर मामला सब जुडिस था, अगर जज के सामने सुनवाई होने वाली थी, तो फिर अथॉरिटीज़ ने इतनी जल्दबाजी में एक्शन क्यों लिया? इन्होंने कहा कि यह क़ुव्वत का इस्तेमाल है और कानूनी हकूक़ को नज़रअंदाज करने की मिसाल है। आज का ये वाक़या सिर्फ मुंबई तक महदूद नहीं रहा, इसकी खबर ने हर तरफ बहस छेड़ दी है। लोग सोशल मीडिया पर भी अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। कुछ लोग इसे कानून और निज़ाम की जीत बता रहे हैं, तो बहुत से लोग इसे इंसाफ के बुनियादी उसूलों के खिलाफ करार दे रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल यही है, जब एक मामला कोर्ट में हो तो क्या किसी को अपनी बात रखने का पूरा मौका नहीं मिलना चाहिए? बड़ी अफसोस की बात है कि मस्जिद का, कब्रिस्तान का या मज़ारों का मामला रहा तो फौरन बुलडोजर चला दिया जा रहा है। तो ये थी इन मामलों की अभी तक की अपडेट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, नमाज की पाबंदी कीजिए, कुरान की तिलावत कीजिए और दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।